नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में मस्त होंगे। मैं दिनकर सातुनकर आप सभी का फिजिमेटिक्स अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, जहाँ पर हम बात करते हैं नीट और जेईई एग्जामिनेशन से रिलेटेड फिजिक्स के वीडियो से। तो आइए इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमने जो वेक्टर्स चैप्टर चालू किया था, उस वेक्टर चैप्टर का आज ये लेक्चर नंबर 2 है। और आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम हमारे व्हाइट बोर्ड पर, जहाँ पर हम देखेंगे कि वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। बच्चों, इसके पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में वेक्टर्स एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन की वेक्टर सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और वेक्टर्स के टाइप क्या क्या है, ये हमने यहाँ पर देखा था। तो वेक्टर क्या है? वेक्टर्स वो क्वांटिटीज है जिसे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ एक्सप्रेस की जाते हैं। प्लस इसके एडिशन में हमें जो क्वांटिटीज एज ए वेक्टर हम रिप्रेजेंट करते हैं, उन क्वांटिटीज ने एडिशन ऑफ वेक्टर्स ये रूल भी फॉलो करना जरूरी है। स्केलर क्वांटिटीज, जैसे आप 9th और 10th स्टैंडर्ड से अभी तक सीखते आ रहे हैं, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं कि जिन्हें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। हमने वेक्टर्स और स्केलर क्वांटिटीज 9th और 10th स्टैंडर्ड में बहुत सारी बातें हम इस पर की है, लेकिन रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, ये हमने वहाँ तक उन स्टैंडर्ड्स पे नहीं देखा था। तो अब यहाँ पर हमें ये सीखना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले लगभग सभी चैप्टर्स में आपको वेक्टर क्वांटिटीज़ आएगी। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ जब भी आती है तो उन वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लिकेशन करते समय आपको कुछ लॉज को फॉलो करना ज़रूरी है। आम स्केलर क्वांटिटीज़ के जैसा आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द वेक्टर। टाइप्स ऑफ द वेक्टर में हमने बहुत सारे टाइप्स देखे थे। उसमें हमने लगभग जिसे हम कहेंगे इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, निगेटिव वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है, जीरो और नल वेक्टर क्या होता है, ये भी हमने देखा है। और यूनिट वेक्टर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था। कुल मिला के हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर, ये पिछले वाले लेक्चर में हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था। और मैंने आपको ये कहा था कि जब कभी भी हम वेक्टर एडिशन जब देखेंगे तो हमें 3 रूल्स या 3 लॉ हमें यहाँ पर देखना जरूरी है। वो क्या लॉ है आज हम देखेंगे, और हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं ये भी आज हम देखने वाले हैं। सो द एजेंडा ऑफ टुडेज लेक्चर इज नथिंग बट, 2 बातें हम यहाँ पर आज इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं। फर्स्ट इज नथिंग बट व्हाट इज कॉल्ड एज एन एडिशन ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। मान के चलो कि मेरे पास 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स है, तो हमें उसे किस तरह से ऐड करना पड़ेगा, क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, ये हम इस आर्टिकल में देखने वाले हैं। क्योंकि मैंने आपको ये पहले कहा है कि वेक्टर क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटीज के जैसा हम सिंपल अलजेब्रिक लॉ से ऐड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमें वेक्टर्स को डायरेक्शन का भी यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है, डायरेक्शन को हमें कंसिडर करना पड़ता है। इसलिए हम वेक्टर एडिशन में कुछ लॉज यहाँ पर देखेंगे, वो लॉ हमें फॉलो करना जरूरी है। और सेकंड आर्टिकल हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जैसे हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स करते हैं उसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कैसे परफॉर्म करेंगे, वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स ये आज के लेक्चर में हम पूरा कर देंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं कंटेंट के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ, इसलिए हो सकता है कि वीडियो लंबी भी हो जाए। आपको उसे वीडियो पूरी तरह से देखना है, क्योंकि वीडियोस को पूरी देखेंगे, वीडियो अगर पूरे देखेंगे तो आपके डाउट्स पूरे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर हम कैसे परफॉर्म यहाँ पर कर सकते हैं। तो बच्चों, एडिशन ऑफ वेक्टर परफॉर्म करने के लिए हम
तीन लॉ हम यहाँ पर देखेंगे। ये तीन ही लॉ हमें सिचुएशन के मुताबिक अप्लाई करते आना चाहिए। सो द नेम ऑफ द आर्टिकल इज नथिंग बट एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो देखेंगे हम कि एडिशन में हम क्या क्या यहाँ पर लॉज सीख सकते हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स जब भी हम सीखेंगे तो हमें तीन लॉज का यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है। एडिशन ऑफ लॉज कैन बी परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ थ्री लॉज। फर्स्ट इज नथिंग बट ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। डिटेल में हम देखेंगे इसे किस तरह से परफॉर्म करते हैं। सेकंड इज नथिंग बट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और तीसरा लॉ हम यहाँ पर देखने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हो सकता है कि आप इन तीनों वर्ड्स के साथ एक्वेंटेड हो, आपको ये तीनों भी वर्ड्स जियोमेट्रिकल डायग्राम से आपको मालूम होगा। ट्राइंगल तो आपको मालूम है, पैरेललोग्राम भी आपको मालूम है, पॉलीगॉन भी आपको हो सकता है मालूम हो जाएगा। अगर नहीं भी मालूम है तो कोई फिक्र नहीं है, हम आज वहाँ पर यहाँ पर देखेंगे हम कि ट्राइंगल, पैरेललोग्राम और पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो प्लीज आप भी जब आपके नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो इस तरह से आप साइड हेडिंग दे देना उसको, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें क्या कहता है। मान के चलो मेरे पास कोई दो वेक्टर्स है जिनको मैं ऐड करना चाहता हूं। सपोज आई हैव टू वेक्टर्स विथ मी, I want to add those two vectors. Let us imagine that I have one vector with me, like, let us imagine I have this vector with me. This is vector, कोई भी आप नाम इसको दे सकते हैं। Let us imagine this vector is nothing but vector A. Suppose मैंने इसको vector A नाम दिया है। I have another vector with me. एक कोई भी randomly vector हम यहाँ पर draw करेंगे। Let us imagine this is nothing but that vector. So let us imagine this vector, I will call this as vector B. अब मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूं। तो वेक्टर जब हम एडिशन करेंगे तो प्लीज याद में रखिए कि वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होता है। तो हम यहाँ पर नॉर्मल स्केलर क्वांटिटीज का जैसे एडिशन करेंगे वैसा हम इसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करके हमें तीसरा वाला एक डायरेक्शन मिलेगा जो खुद एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो उस वेक्टर क्वांटिटीज का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी हमें यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर आम स्केलर क्वांटिटीज के जैसे हम इसको ऐड नहीं कर सकेंगे। तो ऐड करने के लिए अगर मेरे पास ऐसे सिचुएशन है जहाँ पर दो वेक्टर्स इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट किया गया हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन दोनों वेक्टर्स को इस तरह से ज्वाइन करना है कि एक वेक्टर के हेड को दूसरा वेक्टर का टेल हम ज्वाइन कर सके। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर वेक्टर ए जैसे कि वैसा ड्रॉ किया है विद द सेम मैग्नीट्यूड, और ये जो वेक्टर बी है उस वेक्टर बी का टेल मैं वेक्टर ए के हेड को यहाँ पर ज्वाइन करूंगा। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर, देखो मैंने सेम वेक्टर बी यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो दिस इज माई वेक्टर ए, दिस इज माई वेक्टर बी। नाउ by combining these two vector quantities, these two vectors, magnitude कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन इन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के बाद हमें उसका एडिशन भी एक डायरेक्शन के फॉर्म में मिलने वाला है। अब ये डायरेक्शन कैसे रहेगा, तो ये डायरेक्शन हमें इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि फर्स्ट वाला जो वेक्टर है उसका टेल से लेकर सेकंड वाला जो वेक्टर जो ऐड किया है, या हमने सेकंड वाला वेक्टर जो यहाँ पर ज्वाइन किया है, उस वेक्टर के हेड तक हमें एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं ये वाला जो वेक्टर है ये मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करता हूं। सो लेट अस इमेजिन दिस वेक्टर आई हैव ड्रॉन फ्रॉम टेल ऑफ द वेक्टर ए टू द हेड ऑफ द वेक्टर बी। अब ये जो वेक्टर रहने वाला है इस वेक्टर को मैं नाम दे दूंगा आर वेक्टर। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक नाम मैं यहाँ पर दे रहा हूं वेक्टर आर, क्योंकि ये जो वेक्टर यहाँ पर हमें मिलने वाला है इस वेक्टर को हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। क्यों रिजल्टेंट बोलेंगे, क्योंकि ये वाला जो वेक्टर क्वांटिटी है, ये वाली वेक्टर क्वांटिटी, ये वाला जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इस वेक्टर जो मिलने वाला है, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के बाद जो डायरेक्शन हमें मिलती है वो डायरेक्शन हमें इस वेक्टर से पता चलता है। सो इस वेक्टर को मैं बोलूंगा रिजल्टेंट वेक्टर, जो हम वेक्टर आर के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं।
अब ये तो बात हो गई हमारे डायरेक्शन की, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं, अब ये रिजल्टेंट वेक्टर जो रहेगा, that is resultant vector, that is addition of the two vectors, that is nothing but vector r will be is equals to vector a plus vector b। कृपया करके ये ध्यान में रखिए, अभी आप जब कभी भी वेक्टर कोई भी क्वांटिटी ड्रॉ करे रिप्रेजेंट करोगे तो उन वेक्टर क्वांटिटीज के हेड पर आपको एरो देना है। 9-10 स्टैंडर्ड तक आपको ये एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि आपको वेक्टर्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन अब जो कि आप वेक्टर्स क्या है ये सीख रहे हैं, तो यहाँ से आगे कृपया करके ये रूल फॉलो करिए कि जो कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज आप रिप्रेजेंट करोगे उन वेक्टर क्वांटिटीज के हेड पर आपको एरो देना है। सो हियर r इज नथिंग बट द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दिस एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स। अब क्या यही सीक्वेंस हमें फॉलो करना है क्या? तो ऐसा जरूरी नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि मान के चलो कि मैंने ये वेक्टर ड्रॉ किया है, सपोज दिस इज वेक्टर ए, राइट, जो मैंने जैसे कि वैसे ड्रॉ किया है। अब मैं क्या करता हूं कि इस वेक्टर बी को इस वेक्टर ए के साथ ज्वाइन करता हूं। तो पहले मैंने क्या किया था, वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी का हेड ज्वाइन किया था। अब मैं थोड़ा सा उल्टा करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी का हेड में यहां पर ज्वाइन करूंगा। तो आप इस तरीके से भी एडिशन कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन ऐड लाइक द प्रीवियस वे जो मैंने यहाँ पर बताया है, या अभी मैं आपको जो एडिशन का तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से भी आप ऐड कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये फॉलो करना है कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ आप ज्वाइन करोगे। नाउ हियर वेक्टर इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इन दोनों का जो डायरेक्शन है अभी ऐड करने के बाद वो कैसे रहेगा, तो फिर से वही रूल हमें फॉलो करना है। एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड के साथ हम ज्वाइन करेंगे, तो दिस इज नथिंग बट आवर रिजल्टेंट वेक्टर। अब यहाँ पर मुझे इस दोनों का एडिशन हमें लिखना पड़ेगा, जो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। सो आई कैन ऐड these two vectors as vector r will be is equals to vector b plus vector a। it is as simple as this। ठीक है, तो ये तो होगा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। प्लीज कीप इन माइंड दीज टू फॉर्मूलेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये फॉर्मूला है, आप रिजल्टेंट वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या आपने अगर ये वाला सिस्टम फॉलो किया है तो आप ऐसे भी यहाँ पर सिस्टम फॉलो करके आपके पास ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। तो हमें इससे क्या समझ में आता है, हमें इससे ये समझ में आता है कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव रूल का मतलब क्या होता है कि चाहे मैं वेक्टर r को वेक्टर a प्लस वेक्टर b के फॉर्म में लिखूं, या मैं वेक्टर b प्लस वेक्टर a के फॉर्म में भी मैं इसे लिख सकता हूं। नॉर्मल सेंस में हम वेक्टर्स को अगर पोजीशन बदल देते हैं तो उसका मतलब भी बदल जाता है, लेकिन दिस इज एन एक्सेप्शन दैट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज अ कम्यूटेटिव। मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप दो वेक्टर्स को अगर ऐड कर रहे हो तो हम उसे कम्यूटेटिव रूल के फॉर्म में भी बता सकते हैं, या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम कम्यूटेटिव है ऐसा भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। नाउ दिस इज अबाउट द रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स। अब इससे हमें मैग्नीट्यूड पता नहीं चलता है, तो हमें अब देखेंगे हम कि ये जो वेक्टर रिजल्टेंट के फॉर्म में हमें आया है उसका मैग्नीट्यूड क्या रहने वाला है। सो सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन दिस आर्टिकल इज नथिंग बट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो हमें पता चल गई कि दो भी वेक्टर क्वांटिटीज से जो हमें तीसरा वाला वेक्टर क्वांटिटी मिलने वाला है उसकी डायरेक्शन हम रिजल्टेंट वेक्टर के फॉर्म में दे देंगे, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो आइए देखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या रहेगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। लेट अस इमेजिन द सेम डायग्राम आई एम गोइंग टू ड्रॉ ओवर हियर। तो हम वही वाला प्रीवियस वाला डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे जहां पर हमने दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया था। लेट अस इमेजिन दैट दिस इज नथिंग बट वेक्टर ए। थोड़ा ठीक ढंग से निकालते हैं, थोड़ी रुकिए जरा। सपोज this is I have vector A with me, okay, and I have the another vector that is vector B I have like this। इनका रिजल्टेंट वेक्टर मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करूंगा जो मैंने पहले भी यहाँ पर ड्रॉ किया है।
So this resultant vector will be like this, which is between these two. So this is nothing but the resultant vector. अब मुझे इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पर फाइंड आउट करना है. सो लेट अस इमेजिन दैट दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर आर. ये तो हमारा वेक्टर ए है जो हमने पहले ही ड्रॉ किया है. दिस इज आवर वेक्टर ए, दिस इज आवर वेक्टर बी. लेट अस इमेजिन दैट दिस रिजल्टेंट वेक्टर हैज सम मैग्नीट्यूड. अब मैग्नीट्यूड कितना रहेगा ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी ज्योमेट्रिकल एडजस्टमेंट करूंगा, जो आप प्लीज यहाँ पर देखिए. आप भी आपके नोटबुक में इसी तरीके से आप डायग्राम निकालोगे तो आपको भी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी. व्हाट आई एम डूइंग नाउ, I am extending this vector A in this direction. So let us imagine I have extended this vector A in this direction. What I will do, I will draw a perpendicular from this point up to here. Let us call some names to this triangle, as you are seeing that triangle is formed over here. So let us imagine this point is nothing but point A, O suppose. This point is nothing but point A. This point is nothing but, let us imagine, point B. और इसको मैं कुछ नाम दे दूंगा. Let us imagine this is nothing but N point. आप कोई भी नाम दे सकते हो, आपकी मर्जी पे है. तो मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म किया है. तो आप अगर ठीक तरीके से यहाँ पर देखोगे कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा है. Let us imagine this angle is nothing but, कुछ भी आप नाम दे सकते हो यहाँ पर. Let us imagine this angle is nothing but, let us imagine this angle is nothing but अल्फा. ओके उसी तरीके से ये जो वेक्टर ए है ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा है. सो लेट अस इमेजिन दिस एंगल इज नथिंग बट, लेट अस इमेजिन थीटा. ओके अब मैं क्या करूंगा कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है उसका सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूंगा. और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर ये जो ज्योमेट्रिकल हमें ट्राइंगल्स मिले हैं उनका सहारा हम यहाँ पर ले लेंगे. तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पर देखिए, व्हाट आई विल डू नाउ, आई विल कंसिडर this particular triangle as triangle ABN. आपको ये जो ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पर, ट्रायंगल ABN मतलब कौन सा वाला ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल. सपोज ये जो ट्रायंगल हमारे पास आ रहा है ये ट्रायंगल हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे. ओके सो लेट अस इमेजिन दिस ट्रायंगल आई एम गोइंग टू कंसिडर ओवर हियर. Sorry. Consider triangle ABN. अगर आप ABN इस ट्राइंगल को थोड़ा सा गौर से देखोगे तो you will find that this triangle is nothing but a right angle triangle. तो क्या मैं साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या? तो आई कैन राइट हियर एज साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू BN डिवाइडेड बाय AB, क्योंकि BN क्या है, फ्रंट साइड है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस. ये तो हमारा फॉर्मूला है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस. तो BN डिवाइडेड बाय AB मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ. सो अल्टीमेटली हाउ व्हाट आई कैन राइट ओवर हियर, आई कैन राइट हियर एज, हेंस आई कैन राइट BN विल बी इज इक्वल्स टू AB sin theta. So ultimately what I can write, BN will be is equals to, what is AB over here? AB is nothing but the vector B. तो वेक्टर B हम यहाँ पर लिख सकते हैं, that is nothing but vector B sin theta. अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आपको इसको लिखना है तो how I can write this as B into sin theta. आप जब यहाँ पर एरो नहीं देंगे तो उसका मतलब होता है कि हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में यहाँ पर लिख रहे हैं. उसी तरीके से क्या मैं cos थीटा फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या? तो यहाँ पर वैल्यू हो जाती है cos थीटा विल बी इज इक्वल्स टू, व्हाट इज cos थीटा, इट इज एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस. सो एडजेसेंट साइड यहाँ पर क्या होगी, AN इज नथिंग बट एडजेसेंट साइड. सो AN डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस दैट इज नथिंग बट AB. सो इन द सिमिलर वे कैन आई राइट दिस एज AN विल बी इज इक्वल्स टू अगेन AB cos थीटा. तो अल्टीमेटली आई कैन राइट दिस एज इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, AN will be is equals to, फिर से AB क्या है, AB is nothing but the B वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड B है. तो मैं इसे भी लिख सकता हूँ B into cos थीटा. ठीक है, यहाँ तक हम आ गए. अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या है. तो अब मैं क्या कंसीडर करूंगा, आई विल कंसीडर दिस ट्राइंगल
OBN, which is again a right angle triangle. So consider here triangle OBN, जहां पर BN ये ON के साथ राइट एंगल बना रहा है, मतलब दिस इज नथिंग बट द राइट एंगल. ठीक है, तो हम यहां पर by applying the Pythagoras theorem I can write over here as OB square will be is equals to hypotenuse है OB square, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ON square plus BN square. ठीक है, ये तो हमें पता है Pythagoras how to represent it in Pythagoras form. So OB square is equals to ON square plus BN square. Now what is this OB? Please जरा इस डायग्राम को फिर से देखिए. What is this OB? OB is nothing but the R. So can I write my OB square will be is equals to R square. So I will write here as R square will be is equals to, अब ON square को मैं fragments में यहाँ पर ये डिवाइड करूंगा. So you will find that ON is divided in terms of OA plus AN. ये आपको आसानी से यहाँ पर समझ में आएगा कि ON को मैंने OA plus AN के फॉर्म में भी यहाँ पर लिख सकता हूँ. ठीक है, तो यही मैं अभी फॉलो करूंगा. What I can write this as ON will be is equals to A, जो कि मैग्नीट्यूड है वेक्टर A का, प्लस AN तो हमने अभी यहाँ पर फाइंड आउट किया है. व्हाट इज AN? AN इज नथिंग बट B cos थीटा. सो कैन आई राइट दिस एज A प्लस B cos थीटा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, क्या हमने BN की वैल्यू फाइंड आउट की है क्या? हाँ, BN की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है. व्हाट इज BN? BN इज नथिंग बट B sin थीटा. सो कैन आई राइट इज नथिंग बट B sin थीटा ब्रैकेट स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमें वैल्यू अब यहाँ पर आ गई है. Now let us imagine how I can simplify this particular bracketed terms. So this is nothing but A plus B cos theta whole square. ये जो आप ब्रैकेट यहाँ पर दिख रहे हो, ये ब्रैकेट सिंपल सा हम इसको A plus B whole square के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. So what I can write here is nothing but R square will be equals to A square plus 2AB cos theta 2AB cos theta plus B square cos square theta plus B square sin square theta. जस्ट मैंने ब्रैकेट्स को एक्सपांड किया है, मैंने कुछ भी यहाँ पर नया कुछ भी नहीं किया है, जस्ट मैंने ब्रैकेट्स को एक्सपांड किया है. Now if you observe carefully over here, you will find that this B cos square theta प्लस B sin स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसमें से B स्क्वायर कॉमन निकाल दूं तो ब्रैकेट में टर्म रह जाएगी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 1. तो इसी तरीके से मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की यहाँ पर कोशिश करूंगा. सो व्हाट अल्टीमेटली आई कैन डू ओवर हियर इज इक्वल्स टू, तो A स्क्वायर वैसे को वैसे रहेगा 2AB cos थीटा. यहाँ पर मैं B स्क्वायर को कॉमन निकालता हूं तो ब्रैकेट में मेरा टर्म हो जाता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पर लिखने की जरूरत हमें वो नहीं है. अब इसी को हम R स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो अल्टीमेटली R की वैल्यू क्या होगी? सो R विल बी इज इक्वल्स टू, इन सबका अगर स्क्वायर रूट में ले लूं तो वो वैल्यू बन जाती है स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा. तो ये आपके पास एक बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर आया है, जो आपको ये जो हमने रिजल्टेंट वेक्टर जो फाइंड आउट किया था उस रिजल्टेंट वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड यहाँ पर देके जाता है. तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए आपको हमेशा ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना पड़ेगा. दैट इज A वेक्टर और B वेक्टर के एडिशन से हमें जो तीसरा वाला वेक्टर मिला था, उस तीसरा वाला वेक्टर को हमने बोला था रिजल्टेंट वेक्टर. उस रिजल्टेंट वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है, तो हम इसे बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर R, जो कि A और B वेक्टर जो हमने ऐड किए हैं उस वेक्टर जो तीसरा वाला वेक्टर हमें मिला था उसका हमें मैग्नीट्यूड यहाँ पर मिल जाता है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर. अब इसे ही हम और एक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो अल्टीमेटली ये मैग्नीट्यूड किसका है? वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू, यही फॉर्मूला हम लिखेंगे, दैट इज नथिंग बट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB
कॉस थीटा। तो आप चाहे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड टू वर्टिकल्स लाइन के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करो या आर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, इट इज वन एंड द सेम। ओके, तो प्लीज ये वाला फॉर्मूला है, ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे जाकर हमें ये फॉर्मूला का हर चैप्टर में, चाहे 1 डायमेंशनल मोशन रहो चाहे 2 डायमेंशनल मोशन रहो, इसका हमें यूज डेफिनेटली मिलेगा। अब यहाँ पर और एक बात हमारे सामने आती है कि हमने मैग्नीट्यूड तो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन हम इस जो रिजल्टेंट वेक्टर आने वाला है उसका हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो नेक्स्ट आर्टिकल बिफोर अस इज नथिंग बट हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम नेक्स्ट वाला आर्टिकल यहाँ पर देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो लेट अस फाइंड आउट द डायरेक्शन। इसके साथ भी हमें एक फॉर्मूला आने वाला है, ये फॉर्मूला बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर से थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं और हमारे डायग्राम की तरफ थोड़ा सा देखेंगे। हमने क्या कहा था कि वेक्टर आर जो हमें दो वेक्टर्स को ऐड करने के बाद रिजल्टेंट वेक्टर जो मिलने वाला है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा है। इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली ओवर हियर, दिस अल्फा इज नथिंग बट द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट वेक्टर विथ द हॉरिजॉन्टल। तो किसी तरीके से अगर हम यहाँ पर अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे तो हम आसानी से ये वेक्टर की डायरेक्शन हम बता सकते हैं। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो लेट अस फाइंड आउट द डायरेक्शन ओवर हियर आर। नाउ इफ वेक्टर आर मेक्स सम एंगल, सपोज रिजल्टेंट वेक्टर R makes an angle alpha, ठीक है, विथ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है वेक्टर R। तो क्या मैं इस डायग्राम से tan अल्फा फाइंड आउट कर सकता हूं क्या? चलिए फिर से डायग्राम में देखते हैं, क्या मैं tan अल्फा फाइंड आउट कर सकता हूं क्या? तो मैं यहां पर लिखूंगा tan अल्फा इज इक्वल्स टू, व्हाट इज tan अल्फा? हमें पता है tan अल्फा का फॉर्मूला क्या है, फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर tan अल्फा का फ्रंट साइड क्या होगा, इट इज नथिंग बट bn। सो कैन आई राइट दिस एज bn डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड क्या होगा, एडजेसेंट साइड हमारा होगा on। तो मैं bn डिवाइडेड बाय on यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो इन सिमिलर वे हम यहाँ पर लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल्स टू bn डिवाइडेड बाय on। क्या हमने ये वैल्यू पहले फाइंड आउट की है क्या? हाँ, हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की है। bn की वैल्यू हमारे पास है। क्या है bn की वैल्यू? दैट इज नथिंग बट b sin थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट इज द on वैल्यू? आई कैन बाइफरकेट दिस एज OA प्लस AN। ये तो हमने पहले भी लिखा है। तो आई कैन राइट दिस एज इक्वल्स टू, I can write this equation as tan alpha will be is equals to b sin theta OA plus AN। ये वैल्यू हमने पहले भी फाइंड आउट की है। दैट इज नथिंग बट OA इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा वेक्टर A प्लस AN क्या है, AN इज नथिंग बट b cos थीटा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे b इंटू cos थीटा, ठीक है। तो वेक्टर A OA मतलब उसका मैग्नीट्यूड है, तो हमें यहाँ पर एरो देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो फिर से tan अल्फा विल बी इक्वल्स टू b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा। आप tan अल्फा की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर ये वाला डायरेक्शन जो है वो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये भी फॉर्मूला हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन हम यहाँ पर मालूम कर सकते हैं। तो इन ऑल यहाँ पर हमें तीन बातें जरूरी है कि जब कभी भी हमारे पास दो वेक्टर्स आते हैं तो उनका एडिशन हमें तीसरा वेक्टर देके जाता है, जिस वेक्टर को हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमने यहाँ पर देखा है। जो फॉर्मूलेज मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्लॉक में इंक्लोज किए हैं, ये फॉर्मूले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज इन फॉर्मूलाज को आप अच्छी तरह से याद कीजिए, ताकि आपको जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। सो आई होप दैट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन फॉर
ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये आपको अच्छा अभी समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा सेकंड लॉ यहाँ पर क्या कहता है। सेकंड लॉ हमें दूसरा वाला कोई अगर वेक्टर अगर वेक्टर्स हमारे पास और कोई फॉर्म में है तो हमें किस तरीके से फॉलो करना है, उन दोनों का वेक्टर एडिशन हम कैसे कर सकते हैं, ये लेट अस फाइंड आउट। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज नथिंग बट पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये आप एक्सटेंड कर लेना इस हेडिंग को, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सेम सिचुएशन फिर से एक बार मैं कंसीडर करूंगा जो कि मेरे पास है कि मान के चलो कि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। लेकिन अब हम उन वेक्टर्स को कुछ इस तरीके से ऐड करेंगे कि वो दोनों भी वेक्टर्स कुछ इस तरीके से प्लेस करेंगे कि दोनों भी वेक्टर्स एक डायगोनल के दो साइड्स यहाँ पर फॉर्म हो। तो मान के चलो कि मेरे पास ये वेक्टर ए है, फिर से वही सिचुएशन हम कंसीडर करते हैं। लेट अस इमेजिन आई हैव द सेकंड वेक्टर दैट इज वेक्टर बी। आप किसी भी डायरेक्शन में कंसीडर कर सकते हो, लेकिन कुछ आपको इस तरह से उसको अटैच करना है कि वो कोई एक स्पेसिफिक डायग्राम फॉलो करे। जैसे अगर ट्राइंगल लॉ फॉलो कर रहा है तो ट्राइंगल के फॉर्म में आप अटैच करना चाहिए। अगर पैरेललोग्राम लॉ फॉलो कर रहा है तो उसको पैरेललोग्राम के दो साइड्स के फॉर्म में आपको उसको ऐड करना है, राइट। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, वही दो वेक्टर्स को फॉलो किया है। लेकिन इस बार मैं क्या करूंगा कि हेड टू टेल इस तरह से अटैच करने के बजाय मैं इसे इस तरह से ज्वाइन करूंगा, टेल टू टेल, जो डायगोनल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट करता हो। तो मैं भी क्या करूंगा, देखिए यहाँ पर लेट अस ड्रॉ दिस वेक्टर ए एज यूजुअल जो मैंने ड्रॉ किया है। लेट अस ड्रॉ दिस वेक्टर बी लाइक दिस, which is nothing but the one side, two sides of the parallelogram. Now this is with me, this is vector A, this is vector B। लेकिन आपने यहाँ पर अभी एक डिफरेंस महसूस किया होगा कि वेक्टर A और B को मैंने ऐसे अटैच किया है कि वेक्टर A और B के टेल्स एक ही जगह पर आ सके। अब मैं इसी वेक्टर्स को, वेक्टर A को अगर ऊपर के साइड में ड्रॉ करूंगा which is nothing but in the form of the parallel vector, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। वेक्टर बी को भी मैं ऐसे ही पैरेलल फॉर्म में ड्रॉ करूंगा तो दैट बिकम्स एज द वेक्टर बी, ठीक है। तो ये वाला भी वेक्टर हमारे पास एक वेक्टर बी है, सॉरी वेक्टर ए है, और ये हमारे पास है वेक्टर बी, जो कि पैरेलल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स होते हैं। तो हमने ये बात कल वाले लेक्चर में देखी थी कि पैरेलल वेक्टर्स मींस इक्वल वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर भी ऐसा होता है। अब यहाँ पर अगर सिचुएशन हमारे पास ऐसी है कि दो वेक्टर्स डायगोनल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन हमें उस पैरेललोग्राम के डायगोनल के फॉर्म में मिलता है। सो दिस वेक्टर व्हिच आई हैव ड्रॉन एज द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दिस टू वेक्टर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा वेक्टर आर, जो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के फॉर्म में यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करूंगा। सो यहाँ पर जो वेक्टर आर मैंने रिप्रेजेंट किया है, दिस वेक्टर इज नथिंग बट अ रिजल्टेंट वेक्टर इफ द टू वेक्टर्स आर joined in such a way, the two vectors are adding in such a way that it is forming the two adjacent sides of the parallelogram, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पर वेक्टर आर क्या होगा, जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है। तो इन सेम वे रिजल्टेंट वेक्टर आर विल बी इक्वल्स टू अगेन वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, सो आई कैन राइट दिस एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, तो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ। अब ये तो हमने पहले ही देखा है, क्योंकि आप यहाँ पर गौर करोगे यू विल फाइंड दैट दिस इज नथिंग बट अ ट्राइंगल। ये भी एक ट्राइंगल है, जो हमने ट्राइंगल लॉ अगर इंडिविजुअल हम कंसीडर करेंगे तो दिस इज नथिंग बट अ ट्राइंगल, ठीक है। तो क्या हम पहले वाला ही फॉर्मूला यहाँ पर अटैच कर सकते हैं क्या, तो कर सकते हैं। सो आई कैन राइट दिस एज आर स्क्वायर विल बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। ये पहले वाला हमने फॉर्मूला देखा है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आर वेक्टर आर विल बी इक्वल टू आर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
plus 2ab into cos theta. So this formula is the formula of the magnitude of the resultant vector when the vectors are added in such a way that the two vectors are forming the two adjacent sides of a parallelogram. Then the diagonal of that parallelogram will act as the resultant of these two vectors, and magnitude of that resultant vector will be represented by this particular formula. तो ये formula भी हमारे लिए important है. Please इस formula को भी आप एक स्क्वायर में बंद कर दीजिए. राइट, अब इसका भी हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आसानी, डायरेक्शन हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है, इसे इस वाले सेक्शंस में जाने के पहले मैं यहाँ पर एक 2-3 स्पेशल केस अराइज होते हैं कि जो हमने थीटा वैल्यू फाइंड आउट किया था. मान के चलो कि ये जो थीटा है दैट इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन ए एंड बी, अगर वो वेरी करता है तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे वो हम देखेंगे. तो यहाँ पर स्पेशल केस हम देखेंगे. स्पेशल केस में हम देखने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस इमेजिन इफ थीटा विल बी इज इक्वल्स टू 0 डिग्री. हम ए और बी में एंगल कितना है यह भी जानते नहीं है, कुछ भी एंगल हो सकता है, ठीक है ना. तो अगर ए और बी के बीच में जो थीटा एंगल है अगर वो 0 डिग्री है तो हमारे पास ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच में cos थीटा का मतलब ये वाला इक्वेशन जो है सॉरी, तो थीटा यहाँ पर 0 हो गया. थीटा यहाँ पर 0 हो गया, उसका मतलब ये होता है कि cos 0 इज 1. तो यहाँ पर हमें वेक्टर r जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, दैट इज नथिंग बट a प्लस b. ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट इफ थीटा विल बी इज इक्वल्स टू 0. सेकंड केस हम देखेंगे, इफ थीटा दैट इज एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b इज, लेट अस इमेजिन इट इज 180 डिग्री. तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर कितना मिलेगा, सो रिजल्टेंट वेक्टर r विल बी इज इक्वल्स टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b. ठीक है, ये कैसे समझ सकते हैं हम, ये हमारे पास एक वेक्टर है और ये हमारे पास वेक्टर b है. सपोज इन दोनों में ये दिस इज वेक्टर a, दिस इज वेक्टर b. अब दोनों में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा. तो हमें दिखते ही यहाँ पर समझ में आता है कि वेक्टर a की डायरेक्शन इसमें है, इस डायरेक्शन में है, वेक्टर b की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है. मतलब हम वेक्टर b को ही माइनस b के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो दिस इज नथिंग बट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इफ द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b इज नथिंग बट 180 डिग्री. लेट अस इमेजिन द थर्ड केस, इफ सपोज थीटा इज नथिंग बट 90 डिग्री. अगर वेक्टर a और वेक्टर b एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो हमें ये वैल्यू क्या आ जाएगी, r विल बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट इफ द थीटा दैट इज एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b इज गोइंग टू बी चेंज, उस केस में हम यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब हाउ आई कैन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन. अब ये डायगोनल तो ठीक है, हमें डायगोनल के फॉर्म में यहाँ पर मिल गया है, लेकिन इस डायगोनल की डायरेक्शन क्या रहेगी, या सीधी सीधे हम बोल सकते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर. तो मैं यहाँ पर देखूंगा अभी कि डायरेक्शन हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो डायरेक्शन के लिए सेम हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे. फिर से हमारे पास वही सिचुएशन आती है, दैट इज नथिंग बट लेट अस इमेजिन दिस एंगल इज नथिंग बट से सपोज बीटा, अल्फा बीटा, आप जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम यहाँ पर आप दे सकते हो. सो tan बीटा आई कैन राइट विल बी इज इक्वल्स टू b sin theta divided by a plus b into cos theta. तो ये वाला भी फॉर्मूला हमारे पास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिए, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उस वेक्टर की हमें डायरेक्शन बता के देगा. ओके, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट इज कॉल्ड एज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अब यहाँ तक तो हम देख चुके हैं कि अगर मान के चलो मेरे पास सिर्फ 2 ही वेक्टर्स हैं तो हम इन दोनों सिचुएशन के मुताबिक हम इन दोनों में से कोई भी लॉ जो एप्लीकेबल होता है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं. लेकिन अगर मेरे पास 2 से ज़्यादा अगर वेक्टर्स है और मुझे अगर उसमें ऐड करने की ज़रूरत पड़ी तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखते हैं आगे वाले लॉ में. सो नेक्स्ट लॉ इज नथिंग बट पॉलीगॉन लॉ
ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आप सभी को मालूम होगा पॉलीगॉन फिगर क्या होती है, पॉलीगॉन डायग्राम किसे हम कहते हैं, द डायग्राम और द शेप विच इज हैविंग मल्टीपल साइड्स, दैट डायग्राम इज कॉल्ड एज द पॉलीगॉन। ठीक है ना। तो लेट अस ड्रॉ सम वेक्टर्स ओवर हियर। तो फिर से वही एक सिचुएशन हम कंसिडर करते हैं कि मेरे पास दो से ज्यादा वेक्टर्स है। सपोज आई हैव दिस वेक्टर ए विथ मी, आई हैव दिस सेकंड बी वेक्टर, सेकंड वेक्टर विथ मी बी, और तीसरे वाला वेक्टर सपोज मेरे पास कुछ इस तरह से है। यू कैन कंसिडर एनी डायरेक्शन, बट एज अ चेंज मैं यहाँ पर तीसरा वेक्टर सी इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम जब हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर्स रहते हैं तो इनको हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इन तीनों वेक्टर्स को कुछ ऐसे ऐड करना है कि एक का हेड दूसरे के टेल से अटैच हो जाए। मतलब हम ऑर्डर ऑफ द वेक्टर चेंज नहीं करेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर ये वेक्टर ए को ड्रॉ करता हूँ। तो ड्रॉ कर दिया मैंने वेक्टर ए को। फिर मैं क्या करूंगा, वेक्टर बी को मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा जो सेम वेक्टर है, सी को मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा। अब यहाँ पर आप एक बात थोड़ा सा देख चुके होंगे कि वेक्टर ए के हेड को मैंने वेक्टर बी का टेल ज्वाइन किया है, वेक्टर बी के हेड को मैंने वेक्टर सी का टेल ज्वाइन किया है। दिस इज कॉल्ड एज फॉलोइंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेक्टर। वेक्टर जिस भी ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में उसको अटैच करना, दिस इज कॉल्ड एज द प्लेसिंग द वेक्टर्स इन सेम ऑर्डर। लेकिन जब इन वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं तो हमें जो इसका एडिशन मिलेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर हमें हमेशा रिमेनिंग साइड जो पॉलीगॉन शेप की रही है वो शेप, वो पॉलीगॉन का रिमेनिंग साइड मतलब इन तीनों भी वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो रिमेनिंग साइड कौन सी है, सो रिमेनिंग साइड इज नथिंग बट दिस लाइन और दिस पर्टिकुलर वेक्टर विच आई एम गोइंग टू ड्रॉ फ्रॉम वेक्टर ए। अब यहाँ पर आपको एक बात थोड़ा सा गौर करने जैसी है कि मैंने रिजल्टेंट वेक्टर जो ड्रॉ किया है, ये रिजल्टेंट वेक्टर मैं वेक्टर ए का टेल जहां पर है वहां पर ड्रॉ करूंगा, क्योंकि पॉलीगॉन फिगर जो इनकम्प्लीट यहाँ पर हुई है उसका कंप्लीट करने के लिए जो साइड रिक्वायर्ड है, दैट पर्टिकुलर साइड, रिमेनिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन विल एक्ट एज अ रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स। तो अब इसका रिजल्टेंट मान के चलो, ये रिजल्टेंट सपोज वेक्टर आर है, तो मैं अब यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, वेक्टर आर विल बी जस्ट इट इज एन एडिशन, दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, एंड दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला फॉर पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि जब कोई भी दो से ज्यादा वेक्टर्स अगर हमारे पास है और वो कुछ इस तरीके से हमने प्लेस किए हैं कि जिसकी वजह से एक पॉलीगॉन का शेप, यहाँ पर पॉलीगॉन का डायग्राम अगर फॉर्म हो रहा हो, तो रिमेनिंग जो साइड पॉलीगॉन को कंप्लीट करने वाला जो साइड है वो साइड हमें रिजल्टेंट वेक्टर बोलकर यहाँ पर काम में आएगा। सो दिस रिजल्टेंट वेक्टर आर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, फटाफट अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर किस तरीके से होगा। सो लेट अस गिव द हेडिंग, दैट इज नथिंग बट subtraction of the vector, subtraction of the vector। फिर से वही सिचुएशन हम कंसीडर करते हैं कि दो वेक्टर्स यहाँ पर कंसीडर करेंगे, दो वेक्टर्स को हम किस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो लेट अस इमेजिन दैट आई हैव सपोज वेक्टर ए विथ मी, मान के चलो कि ये मेरे पास एक वेक्टर ए है, और इन सेम वे इन लाइक द प्रीवियस आई कैन ड्रॉ दिस इज नथिंग बट आई हैव वेक्टर बी। अब इन दोनों का मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, तो लाइक एडिशन सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी हमें एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलने वाली है, लेकिन उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी अब यहाँ पर अलग हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि वेक्टर ए और बी को यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करूंगा इन द सिमिलर वे दैट आई हैव रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ the vectors. So I have what I will do draw here over here is nothing but let us imagine this vector A। ठीक है, अब मैं यहाँ पर वेक्टर B भी यहाँ पर मैं ड्रॉ करूंगा। So let us यहाँ पर मैं वेक्टर B भी यहाँ पर ड्रॉ करूंगा। So let us imagine that I have
this vector b. ठीक है? Now let us imagine that this angle is nothing but theta. ये तो हम आमतौर पे देखते आ रहे हैं. This is nothing but vector a, this is nothing but vector b. और थोड़ा सा यहाँ पर अभी ध्यान देना जरूरी है. द रिजल्टेंट वेक्टर, हमने ये देखा है कि रिजल्टेंट वेक्टर कैसा रहेगा. द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी नथिंग बट अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन. वेक्टर एडिशन का जो हमने पैरेललोग्राम देखा है, तो वहीं पर हमने ये देखा है कि इस वाले वेक्टर को एडिशन करने के बाद सॉरी इस वाले वेक्टर को हम कैसे ड्रॉ करेंगे. सो रिजल्टेंट आई एम सॉरी, प्लीज होल्ड कीजिए. ये होगा वेक्टर बी, ये होगा हमारा वेक्टर ए और वेक्टर बी. दिस इज आवर वेक्टर बी. अब इन दोनों का एडिशन कैसा रहेगा, तो दैट इज नथिंग बट अलोंग दिस डायगोनल. तो हम ये जानते हैं. अब अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो दिस विल बिकम एज, ठीक ढंग से निकालते हैं. Okay. ठीक, ओके. सो नाउ दिस इज नथिंग बट रिजल्टेंट वेक्टर आर. अब मुझे एक बात बताइए आप, क्या मैं इस वेक्टर ए, अब ये जो हमारे पास आ गया वेक्टर आर, दिस इज नथिंग बट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, राइट. मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हम जो पैरेललोग्राम में देख चुके थे वही यहाँ पर भी अप्लाई होता है. सो नाउ लेट अस इमेजिन दैट दिस वेक्टर ए vector r makes and some angle with the horizontal, that is nothing but vector r. So let us imagine this angle is nothing but alpha 1. तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मुझे चाहिए वेक्टर a माइनस वेक्टर b. तो मैं यहाँ पर लिखूंगा वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल्स टू, अब मैं इसी दो वेक्टर्स को यूज करते हुए ये इन दोनों वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन करूंगा. तो क्या मैं इस वेक्टर को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, वेक्टर a प्लस ऑफ माइनस ऑफ वेक्टर b. ठीक है, मैंने आपको ये बात कही थी कि जब कभी भी हम किसी वेक्टर को निगेटिव के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है. ठीक है ना, अपोजिट वेक्टर में हमने ये देखा है. तो दिस आई कैन राइट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी विल बी इज इक्वल्स टू, फिर से वही बात आती है, ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस. अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना आपको जरूरी है. ठीक है, अब ये जो माइनस बी वेक्टर हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, क्या मैं इस वेक्टर को इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ क्या, क्योंकि ये माइनस बी वेक्टर है. माइनस बी का मतलब होता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए. तो यहीं से मैं इस वेक्टर को माइनस बी वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा. माइनस बी का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड उतना ही है, सिर्फ डायरेक्शन यहाँ पर अपोजिट हो चुकी है, राइट. अब वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों का अगर हम पोजीशन देखें तो अब हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ऐसे आएगा. सो दिस इज नथिंग बट आवर रिजल्टेंट वेक्टर. ओके, दिस इज आल्सो द रिजल्टेंट वेक्टर. तो मैं इसको अभी ज्वाइन करूंगा ताकि हमारी डायग्राम पूरी हो सके. सो आई जॉइन इट लाइक दिस, राइट. नाउ दिस पर्टिकुलर रिजल्टेंट वेक्टर विल बी कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर आर. लेकिन ये किसकी वजह से आ रहा है, डिफरेंस की वजह से आ रहा है. सो आई विल राइट दिस एज आर डिफरेंस. ये वाला जो वेक्टर है इसे हम बोलेंगे आर एडिशन करने के बाद जो आ रहा है. सो रिजल्टेंट वेक्टर आफ्टर एडिशन. ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर गौर से देखोगे कि ये अगर एंगल थीटा है, इफ सपोज दिस एंगल इज थीटा,
then what would be the angle between A and माइनस बी, मतलब ये वाला एंगल क्या रहेगा, ये वाला एंगल रहेगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा एंगल 180 है, उसमें से थीटा एंगल निकल गया तो 180 माइनस थीटा, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा 180 माइनस थीटा. सो माय रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए माइनस बी, मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट वेक्टर का आएगा वो हमारे पास आएगा a माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा. लेकिन हमें मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन से हमें मालूम है, सिंस आई नो cos ऑफ 180 माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस cos थीटा, क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है मतलब वहां पर cos की वैल्यू निगेटिव रहेगी. सो दिस विल बी नथिंग बट माइनस cos ऑफ थीटा. क्या मैं इसी इक्वेशन को अभी ऐसे लिख सकता हूं क्या, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, उसका मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. प्लीज इस वाले जो इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए. मैंने क्या किया है, इस cos 180 माइनस थीटा के जगह पर मैंने माइनस cos थीटा प्लेस किया है. तो जब माइनस cos थीटा प्लेस करूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2ab इंटू cos थीटा. तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आवर सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स. तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स करने के बाद जो हमारे पास अभी जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हम इस एक्सप्रेशन से लिख सकते हैं, राइट. सो दिस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड. ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लीज इसको अच्छी तरह से नोट कर ले. अब यहां पर भी डायरेक्शन हमें पता करनी है, बिकॉज अब डायरेक्शन के लिए भी हमें, जैसे हमने पहले भी डायरेक्शन फाइंड आउट की थी, दो वेक्टर्स के बीच में जो रिजल्टेंट वेक्टर आने वाला है उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ये हमने tan अल्फा के फॉर्म में हमने देखा था, tan बीटा के फॉर्म में हमने देखा था. तो यहाँ पर भी हमें डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर से हम वही डायग्राम पे जाएंगे, ठीक है. सपोज दिस एंगल इज अल्फा 1, कैन आई राइट दिस एंगल एज अल्फा 2, जो अल्फा 2 हमें बताता है कि ये रिजल्टेंट वेक्टर a माइनस बी के फॉर्म में हमें जो मिल रहा है उसका हमें डायरेक्शन क्या रहेगा. तो हम इसको भी लिख सकते हैं, व्हाट आई कैन राइट दिस एज फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस वेक्टर b. तो क्या लिख सकते हैं हम, आई कैन राइट दिस एज अल्फा 1 और उसका tan अल्फा 2 अगर फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट इज tan अल्फा 1. ये पहले वाली इक्वेशन जो हमने देखा था, यहाँ पर थोड़ा सा आपको रिमाइंड कर दूं मैं, ये हमने जो फॉर्मूला देखा था यहाँ पर tan अल्फा 1, ठीक है ना, उसी के फॉर्म में हम यहाँ पर tan अल्फा 2 भी लिख सकते हैं. तो tan अल्फा 1 हमारे पास क्या था, व्हाट इज द tan अल्फा 1, इट वाज b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा, ठीक है. अब मैं उसी तरीके से tan अल्फा 2 भी निकाल सकता हूं. तो अब मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, tan अल्फा 2 की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी उसी तरीके से मैं लिख सकता हूं tan ऑफ अल्फा 2 विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा को, अब मेरा साइन थीटा जो है वो 180 माइनस थीटा हो जाएगा. सो दिस बिकम्स एज b इंटू साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये जो पूरा एंगल था, पूरा जो एंगल 180 है उसमें से थीटा एंगल चलेगा, तो दैट इज नथिंग बट 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय a, तो a वैसा ही रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, उसके बाद प्लस b cos थीटा को ही मैं लिख सकता हूं cos ऑफ 180 माइनस थीटा, ठीक है. लेकिन हमें पता है कि sin 180 माइनस थीटा is nothing but only sin theta because it lies in the first quadrant. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin थीटा पॉजिटिव रहेगा. तो यहाँ पर sin 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो वो वहां पर sin थीटा पॉजिटिव रहेगा. तो अब इसी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं tan ऑफ अल्फा 2 विल बी इज इक्वल्स टू, शायद ये आपको दिख नहीं रहा होगा, प्लीज वेट कीजिए, tan ऑफ अल्फा 2 विल बी इज इक्वल्स टू b साइन ऑफ 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos ऑफ 180 माइनस थीटा. तो हेंस आई कैन राइट दिस एज
b sin 180 minus theta is nothing but simply sin theta, so I can write this as b sin theta divided by a, अब b cos 180 minus theta minus cos theta है, तो ये यहाँ पर प्लस जो है ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा, a माइनस b cos theta, तो ये वैल्यू हो गई हमारी tan alpha 2 की. This is the expression which gives us the direction of the resultant vector when vector A and vector B are subtracted. तो हमने यहाँ पर एडिशन ऑफ वेक्टर्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स ये पूरा कर दिया है. हमने आज क्या देखा, एडिशन ऑफ वेक्टर किस तरह से किया जाता है, उसमें हमने 3 लॉज को देखा. तीनों भी लॉ में हमने रिजल्टेंट वेक्टर कैसा फाइंड आउट करना है, उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी. पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने ये सारी बातें देखी हैं. सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में हमने क्या किया कि a प्लस बी को ही मैं a प्लस माइनस बी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ. माइनस बी जब आता है तो वो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर टैन रिजल्टेंट वेक्टर और वो जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा a माइनस बी होने के बाद उसका डायरेक्शन भी कैसे रहेगा ये हमने यहाँ पर देख लिया है. बच्चों ये जो सारे फॉर्मूलेज जो मैंने ब्लॉक में स्क्वायर ब्लॉक में मैंने जो एम्प्लोज किए हैं, ये सभी फॉर्मूलेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज़ इन फार्मूलाज को थोड़ा सा गौर से देखिए और इसको याद रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ओवर द पीरियड ये फॉर्मूले आपसे हो सकता है कि भूल जाएं. तो प्लीज़ इसे आप 2-3 बार लिखने की कोशिश कीजिए, खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए. तो आज हम यहीं पर रुकेंगे और एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम वेक्टर्स का आगे वाला पोर्शन देखेंगे. यहाँ तक हम यहीं रुकेंगे. जाने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, मैं उन डाउट्स को पूरा क्लियर करने की कोशिश करूँगा. और इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे ऐसे ही अच्छे वीडियोस करने के लिए थोड़ा सा इनकरेजमेंट मिल सके. तो मिलते हैं ऐसे ही आगे वीडियोस, ऐसे ही अच्छे वीडियोस में आने वाले लेक्चर सीरीज में आगे वाली वीडियोस के साथ. तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने माता पिता एवं गुरुजनों का उचित सम्मान कीजिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही आपको आगे वाले ज़िंदगी में आने वाले हर मुश्किल समय में आपको उनका आशीर्वाद मिलता रहे. सो थैंक यू एंड टेक केयर. हम यहीं पर आज रुकेंगे और जल्द मिलते हैं आगे वाले वीडियोस के साथ. थैंक यू.